कैसा लग रहा है? मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। अक्सर जो हमारा ख्याल रखती हैं हम उन्हीं का ख्याल रखना भूल जाते हैं। बहुत ही कम मौके होते हैं जब हम औरतों की सेहत के बारे में बात करते हैं और आज वो ख़ास मौका है। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑन वुमेन हेल्थ पे, जो कि हर साल 28 मई को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। नाजरीन, हम चाहते हैं कि हम बाहर से खूबसूरत दिखें, पर यह भी बेहद ज़रूरी है कि हम अंदर से उतने ही सेहतमंद रहें। हर बढ़ती उम्र के साथ औरतों के शरीर में कोई ना कोई दिक्कतें आने लगती हैं, जिसे हम अपनी बिज़ी लाइफ के चलते कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि अनीमिया की प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, सर्विकल कैंसर, हार्मोनल चेंजेस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं, इनके क्या वजूहात हैं और इनसे कैसे बचा जाए। तो अगर आज आप अपनी ऐसी ही कोई बीमारी या दिक्कत के बारे में हमारे माहिरीन से सवाल करना चाहती हैं या सलाह लेना चाहती हैं, तो हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकती हैं और लाइव हमारे एक्सपर्ट से अपने सवालों को पूछ सकती हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, ये तो आप जानते ही हैं कि दुनिया की तकरीबन आधी आबादी खवातीन की है और आज खवातीन जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। ये भी काबिल गौर है कि सेहत हर किसी का बुनियादी हक है, चाहे मर्द हो या औरत। लेकिन खवातीन की सेहत के मामले में आज भी हमारे मुआशरे का रवैया बेतवज्जही और लापरवाही वाला ही है, जबकि खवातीन की जिम्मेदारियां हर सूरत बढ़ने पर ही हैं। औरतों की सेहत की अच्छी देखभाल नौउम्री से बुढ़ापे तक जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में उस दौर की जरूरतों के मुताबिक होनी चाहिए। सदियों तक औरतों की सेहत की देखभाल का मतलब हमल और ज़चगी की खिदमात से ज्यादा नहीं लिया गया, यानी हमल के अरसे में और बच्चे की पैदाइश के वक्त तो देखभाल की जाए और उसके बाद फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। गौर करने की बात यह है कि ज़चगी के दौरान सेहत की देखभाल खवातीन की सेहत से मुताल्लिक ज़रूरियात का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके अलावा भी खवातीन को सेहत के एतबार से देखभाल, तवज्जो और इलाज की जरूरत होती है। यहाँ ये काबिल जिक्र है कि सेहत के मामले में हमारे मुल्क की खवातीन का रवैया ज्यादातर लापरवाही वाला ही है, लेकिन इसमें एक बड़ी तादाद बेपढ़ी लिखी या कम पढ़ी लिखी खवातीन की है। इस सूरत में जब मर्ज संगीन सूरत अख्तियार कर लेता है तब जाकर इलाज की कोशिश शुरू की जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि एक उम्र के बाद या कम उम्री में भी साल 6 महीने में कुछ जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए, जिससे सेहत की मजमूई सूरत हाल का पता चल जाता है। मगर हमारी खवातीन घर और कुनबे की जिम्मेदारियों में इतनी ज्यादा मसरूफ रहती हैं कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं आता। तो इस सूरत हाल में खवातीन की सेहत की देखभाल की जिम्मेदारी कुनबे के अफराद को निभानी चाहिए, क्योंकि खवातीन का सेहतमंद और खुशहाल होना हर कुनबे के लिए निहायत जरूरी है। अपनी ग़िज़ा को लेकर भी खवातीन में लापरवाही का रुझान पाया जाता है, जबकि उन्हें अपनी ग़िज़ा का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि वो सेहतमंद रहें और हर महाज पर अपनी जिम्मेदारियों को खंदा पेशानी से निभा सकें। साइंसी तहकीक की वजह से इलाज मुआलजे के नए तरीके दरियाफ्त हुए हैं और औरतों की सेहत के मौजूदा मसाइल को हल करने में खातिर-ख्वाह बेहतरी आई है। लेकिन फिर भी खवातीन की सेहत की अच्छी देखभाल के सिलसिले में औरतों, कुनबे के अफराद और माशरे को बेदार होने की सख्त जरूरत है। साथ ही उनकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत का भी खास ख्याल
रखा जाना चाहिए। नाजरीन, इसीलिए हर बरस 28 मई को खवातीन की सेहत से मुताल्लिक इक़दामात का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद खवातीन की सेहत और उनकी फलाह बहबूद के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस मौके पर हमें भी ये अहद करना चाहिए कि हम खवातीन की अच्छी सेहत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे, ताकि वो अपनी हिम्मत, ज़हानत, तख्लीकी सलाहियत का भरपूर मुज़ाहिरा कर सकें और माशरे की तरक्की में एक सरगर्म रोल अदा कर सकें। वुमेन्स हेल्थ की जब भी हम बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी औरत को परेशान होना चाहिए जो पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रही हो, बल्कि ये ज़रूरी है कि हर एक औरत अपनी सेहत का ख्याल रखे। तो आज हेलो डॉक्टर की इस पेशकश में हम जानेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाए और साथ ही कैसे एक औरत रह सके सेहतमंद। इन सभी मौजूआत पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ है बहुत ही एक खास पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मंजू पुरी, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड फॉर्मर HOD डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आपका इस्तकबाल है मैम। थैंक यू। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पद्मिनी कश्यप, डिप्टी कमिश्नर मैटरनल हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आपका भी इस्तकबाल है। हमारे साथ है डॉक्टर राजेश कुमारी, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, एम्स दिल्ली से। आपका इस्तकबाल है मैम। और आयुर्वेदा से हमारे साथ हैं डॉक्टर कामिनी दीमन, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रस्तुति तंत्र एंड स्त्री योग, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दिल्ली से। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैम, मैं आपसे डॉक्टर पुरी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हेल्दी वुमेन मेक्स हेल्दी नेशन। और अभी हमने बात की कि हर एक औरत को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल हेल्थ वुमेन हेल्थ डे की, तो इस दिन की अहमियत को आप किस तरह से देखती हैं? मैं अगर वुमेन हेल्थ की बात सोचूं तो मैं ऐसा नहीं समझती कि एक पर्टिकुलर डे पे हमें वुमेन हेल्थ का ख्याल करना चाहिए। सो आई थिंक वुमेन हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि, और इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि हमें हर दिन, हर वक्त, हर वुमेन को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपने ठीक कहा कि हेल्दी वुमेन मेक्स हेल्दी नेशन, बिकॉज वुमेन केवल अपनी लिए हेल्थ को नहीं अच्छा रखती, वो इसलिए भी अच्छा रखने की ज़रूरत है कि वो हेल्दी बच्चे को पैदा करे। राइट। सो क्योंकि उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बच्चा वो पैदा कर रही है वो आगे जाके उसकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उन बच्चों की हेल्थ से ही नेशन की हेल्थ बनती है। तो इसलिए वुमेन को भी अपना ध्यान रखना चाहिए और उनकी फैमिली को भी अपने घर परिवार की वुमेन को उतना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी कि वो अपने मेल मेंबर्स को देते हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू मैम। डॉक्टर पद्मिनी, आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं मैडम की बात से सबसे पहले पूरी तरह से सहमत हूँ और इसमें मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे बोल रहे हैं, भारत के हिसाब से वो इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूँगी आपके सामने। हमारी 130 करोड़ की आबादी है, उसमें से अराउंड 67 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 49% की जो आबादी है वो हमारी महिलाओं से बनी हुई है। और उसमें एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा हमारी जो किशोरियाँ हैं उनकी पॉपुलेशन है, अराउंड 11 करोड़ से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो अब जैसा हम कहते हैं कि महिला एक बहुत ज़रूरी इकाई या बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, पिलर है घर का। अगर वो स्वस्थ रहेगी तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। अगर वो स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, वो फैमिली को अच्छे तरह से ब्रिंग अप करेगी, बच्चे को पढ़ाएगी, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करेगी। तो एक तरह से एक अच्छी, एक हेल्दी फैमिली एक हेल्दी नेशन का निर्माण करती है, जो कि हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली वी हैव टू ऑब्जर्व वुमेन्स हेल्थ एवरी डे एंड नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वन डे। एग्जैक्टली, वुमेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है किसी भी फैमिली के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस डे की अहमियत को लेकर? जैसा कि मैडम ने कहा कि एक महिला जो है घर की धुरी होती है, परंतु अगर वो ही महिला शिक्षित है तो वो हर चीज़ को ज़्यादा अच्छे से निभा सकती है। और शिक्षा का जरूरी नहीं है किताबी ज्ञान हो जी, हम उन्हें हर स्वरूप में शिक्षित कर सकते हैं। इसी शिक्षा के रोल को अगर मैं कहूँ तो थोड़े दिनों पहले WHO ने हमारी आशा वर्कर को रिकॉग्नाइज किया है इसी के लिए।
तो वो भी जो हमारी महिलाएं हैं, गाँव में जो महिलाएं हैं जिनके पास इतनी चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनको जाके हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में एजुकेट कर रही हैं, जैसे कि एनीमिया के लिए क्या ट्रीटमेंट लेना है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसके लिए कैसे उनको देखभाल करनी है, गर्भ निरोधक से संबंधित क्या इस्तेमाल करना है, किशोर अवस्था में क्या ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक शिक्षित महिला और जो घर की धुरी है वो इनको आगे अच्छे से बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आशा वर्कर्स जो हैं वाकई बहुत ही काबिले तारीफ़ कहें कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो कि उन औरतों को जाकर नॉलेज दे रही है जो शायद कभी स्कूल नहीं गई है, जिन्हें कभी पता नहीं है शिक्षा के बारे में। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कामिनी, आप क्या कहेंगी? महिलाओं के बारे में सभी वक्ताओं ने काफ़ी कुछ कहा। मैं थोड़ा सा, जो इंटरनेशनल वीमेंस हेल्थ डे क्यों मनाया जा रहा है वो आपका सवाल है, तो मैं इसमें एक हेल्थ के बारे में थोड़ा, जो हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, किसको हम स्वस्थ बोलते हैं। आयुर्वेद में कहा है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब कि शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जिसका सही है, आत्मा इंद्रिय मन जिसका ठीक है, उसको स्वस्थ कहा है। दूसरा है कि क्यों डे मनाया जाते हैं, कोई भी डे हम क्यों मनाते हैं। तो स्त्री, जैसे सब हम भी डिस्कस कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि स्त्री बहुत इम्पोर्टेंट है, फीमेल स्वस्थ है तो नेशन भी, समाज सब स्वस्थ है। तो डे मनाने का स्पेशली उद्देश्य ये रहता है कि एक स्त्री है वो अपने आप को पहचाने कि मैं सबके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। आप किसी के जीवन में कुछ चेंज लाते हो और उसके लिए आप जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो अपना ख्याल रखें, उसको याद दिलाना। एक उसके अलावा उसके साथ के जो लोग हैं उनको भी ये याद दिलाना कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाली जो है वो एक स्त्री है, उसको आप महत्व दीजिए, उसको एक सेलिब्रेशन करिए एक दिन, और उसको ऐसे लगे कि नहीं, मैं भी बहुत कुछ हूँ सबके लिए। इसीलिए शायद ये दिन मनाने का जैसे कि निश्चय उनको किया एक गया है। रिकग्नाइजेशन मिले कि मैं इस समाज में, इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। बिल्कुल ठीक बात उसको है। भी रियलाइज करवाना और बाकी लोग भी रियलाइज करें कि नहीं, कोई है जो महत्वपूर्ण है। मतलब अपना ख्याल तो खुद रखना ही चाहिए, जी, वो तो बाकी बहुत लोग भी ज़रूरी है। रखें बाकी उसका लोग ख्याल। भी जिनके लिए वो ख्याल रखती हैं उनको भी उनका ख्याल जी, रखना जी, चाहिए। जी, जी। बिल्कुल और ठीक। शायद आपके जो ये प्रोग्राम हम करते हैं इंटरनेशनल विमेंस हेल्थ डे पे, तो ये डिसेमिनेट करते हैं, ये सब लोग के पास पहुंचते हैं। और जो लोग इस बारे में जिनको नहीं ज़्यादा नॉलेज, ये उनमें भी ये बात स्प्रेड करते हैं। आई थिंक ये इम्पोर्टेंस है आपके इस दिन आपने की। बिल्कुल तो जैसे डॉक्टर कामिनी ने कहा, डॉक्टर पुरी, कि मेंटल हेल्थ के बारे में अभी उन्होंने जिक्र किया, तो ये वाकई बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आजकल की जितनी बिजी लाइफ हो गई है, और बीइंग अ वुमेन, जैसे घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड को भी देखना है, और इसके साथ साथ अपनी जॉब भी देखनी है, तो बहुत एक मेंटल प्रेशर भी हो जाता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कैसे एक वुमेन को जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? देखिए, स्ट्रॉन्ग होने की जहाँ तक बात है, वो तो हर किसी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, पर मैं ऐसा समझती हूँ कि हर किसी को थोड़ा बहुत मेडिटेशन, थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें करने से जो है आपका डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है। तो एक बेसिक आपकी जो टेंडेंसी है उसको हम बदल नहीं सकते, बट कभी भी हमारे पास जो भी ये छोटे छोटे मेथड्स हैं, जैसे म्यूजिक हुआ सुनना, मेडिटेशन हुआ, बहुत अच्छा हीलिंग फैक्टर है, और मॉर्निंग वॉक हुआ, इवनिंग वॉक हुआ, तो अगर हम सारा टाइम घर में ही बैठे रहेंगे और वही चीज़ें रूटीन में देखते रहेंगे और करते रहेंगे, तो शायद उससे हम डी स्ट्रेस नहीं होते। पर थोड़ी थोड़ी हॉबीज़ हर किसी को अपनी अपनी बनानी चाहिए, और जिसमें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव योर ओन टाइम, चाहे आप कौन सी भी एज ग्रुप के हों। तो मेरे को लगता है सम अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज एंड रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ शुड बी देयर, एंड आपको और घर से हटके और लोगों से भी मिलना जुलना चाहिए, जिससे कि आप का मेंटल स्टेटस और वो सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी आपका डी स्ट्रेस हो जाते हैं आप। राइट। तो डॉक्टर पद्मिनी, हमने अक्सर देखा है कि वुमेन्स जब देखते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कुछ है, तो मेडिकेशन स्टार्ट कर देती हैं कि शायद इससे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। तो क्या ये सब चीज़ें लेना क्या ठीक है हेल्थ के लिए? देखिए, मेंटल हेल्थ की बात चल रही है यहाँ पर। अभी हमारा एक रिसेंटली नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, जिसमें ये फाइंडिंग आई थी कि कम से कम 10% प्रिवलेंस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का है अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, ओके, एंड अक्रॉस ऑल, आई मीन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। अब उसमें महिलाओं के ऊपर जो स्ट्रेस जो है या स्ट्रेस के लेवल्स वो ज़्यादा हैं। उसके ज़्यादा होने का एक फिजियोलॉजिकल रीज़न भी है
जो हमारी बॉडी के अंदर फीमेल्स के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जिनको मैं कहना चाहूँगी, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस लेवल्स। प्लस आजकल की जो हमारी जीवन शैली है, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं और हमारा एक जो आउटलुक बदलता जा रहा है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ हम जा रहे हैं, हमारी फैमिलीज़ न्यूक्लियर हैं, लोग आइसोलेटेड हैं, अकेले रह रहे हैं, तो उसमें ये स्ट्रेस लेवल्स बढ़ना और ख़ास करके अभी जो हम कोविड पैंडमिक से जूझ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होना बिल्कुल वाजिब है। महिलाओं के साथ ये इश्यू होना और इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एज रिलेटेड चेंजेस हो गए, हार्मोनल चेंजेस हो गए। जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि अपने आप से दवा खा लेती हैं, देखिए सेल्फ मेडिकेशन कभी भी हम प्रमोट नहीं करते हैं, नेवर एवर। अगर आपको लग रहा है कि किसी तरह की समस्या या किसी तरह का आपको कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, कोई एंजाइटी है, हमेशा यू शुड सीक, आपको एक मदद की ज़रूरत है, वो आपको सीकिंग आउट बिहेवियर आपको ज़रूर, आपको किसी को नियरेस्ट जो भी आपका हेल्थ सेंटर है, अगर आप किसी रूरल एरिया में हैं तो आपकी जो आशा बहन जी हैं या जो आपकी ANM है उनको कांटेक्ट करिए। इनफैक्ट जो हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है जो कि भारत सरकार की इस समय प्रायोरिटी है, उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के नीचे के लेवल्स तक ये प्रावधान किया है कि इस तरह के जो क्लिनिक्स हैं जो कि जिसमें कि लोग हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इधर जाएं, उनकी काउंसलिंग हो, उनका साइको सोशल थेरेपी हो, इफ़ रिक्वायर्ड उनकी ट्रीटमेंट भी हो। तो ये जो अगर मैं बात करूं कि गांव के पास, कम्युनिटी के पास क्या है, तो आपको वहां से रेफ़र किया जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ किसी के साथ शेयर करनी पड़ेगी जो नियरेस्ट आपका स्वास्थ्य कर्मी है। अकॉर्डिंगली रेफरल चेन हमारी बनी हुई है। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल इसमें परिवार का है। परिवार का सपोर्ट महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, पति का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक पूरी जो यूनिट है अगर वो एक साथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करती है तो एक पॉजिटिव आउटकम होता है, नहीं तो हमेशा नेगेटिविटी ही छाती है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम लोग सेल्फ मेडिकेशन इन एनी फॉर्म वी नेवर प्रमोटेड, वो कभी नहीं करना चाहिए, वो आपको नुकसान ही कर सकता है। तो इस तरह से क्या गवर्नमेंट के कोई टोल फ्री नंबर्स भी हैं जिसपे कि अगर किसी को अपनी बात डिस्कस करनी है, कुछ बताना है, तो वो उनसे बात करके जो है अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकती हैं? अभी बिल्कुल कोविड के दौरान भी और उससे पहले भी हमारी एक तो एक्सक्लूसिव हमारी 24/7 हेल्पलाइन शुरू हुई है जिसमें इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनके लिए आपको जो आपके मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं वो एक तरह की टेली काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और अगर रिक्वायर्ड होता है तो वो आपको सलाह देते हैं कि खाली काउंसलिंग नहीं, आपको किसी चिकित्सक को इन पर्सन दिखाना चाहिए। इसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम है जो कि कोविड के चलते कुछ ज़्यादा ही एकदम से मतलब उसमें हमने देखा कि काफ़ी लोगों में उसका प्रचार हुआ और लोगों ने यूज़ करना उसको शुरू किया, विच इज़ कॉल्ड ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन। तो ई-संजीवनी के द्वारा क्या होता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या बड़े अस्पताल हैं वहाँ चूँकि स्पेशलिस्ट ज़्यादातर वहीं होते हैं, तो उनके साथ जो दूर दराज गाँव में या सब सेंटर पे जो कोई ऐसा पेशेंट जा रहा है, एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल सर्विसेज, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ के लिए है, तो एक टेली कंसल्टेशन हायर लेवल के स्पेशलिस्ट के साथ हम लोग प्रदान करा सकते हैं। ये सुविधा भी आजकल हमारे कंट्री में अच्छे से ये हो रही है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर राजेश, अभी जैसे हमने बात की अनीमिया की, हम अक्सर देखते हैं कि अनीमिया की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा वुमेंस में देखने को मिल रही है, तो इसके अगर रीजंस की बात करें तो क्या रीजंस हैं, क्यों ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है? देखिए, अनीमिया की अगर अभी बात हम अब करें तो अनीमिया पहले से तो काफ़ी कम हो गया है। अच्छा, ओके। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने सुविधाएं जो प्रदान करी हैं, तो धीरे धीरे जो स्टेप वाइज जो ट्रीटमेंट दिया गया है या प्रिवेंशन जो दिया गया है, जैसे कि टीनेज में एनीमिया प्रिवेंशन जो उनको आयरन टैबलेट प्रोवाइड की गई, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, देन प्रेगनेंसी के दौरान उनको मिनिस्ट्री से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हर अस्पताल में या PSC पे, CSC पे, हर लेवल पे, वहाँ नहीं है तो आशा वर्कर के थ्रू उनको आयरन कैल्शियम मिलता है। बट देयर आर फ्यू मिथ्स। अभी भी मैं देखती हूँ बहुत सारी महिलाएं हमारे पास OPD में आती हैं, हम उनको ट्रीटमेंट लिख के भी देते हैं बट वो नहीं खाती हैं। कुछ मिथ्स हैं अभी भी जिनको कि हमें दूर करना है, उसके लिए हमें उनके जो बड़े बूढ़े हैं घर में उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। तो ये मिथ्स किस बात के? कुछ लोग कहते हैं कि आयरन और जिंक की टैबलेट से बच्चा काला पैदा हो जाएगा।
Okay. ये बहुत ये मुझे खुद को जब मैंने पेशेंट से पूछना शुरू किया कि भैया तुम क्यों नहीं खा रहे हो आयरन की टैबलेट, क्यों नहीं खा रहे हो, फेंक देते हो, यहाँ से लेके जा रहे हो, क्यों नहीं खाया जा रहा है। तो ठीक है, कुछ लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोग कंप्लायंस नहीं रख पाते हैं कि डेली टैबलेट लेना है, वो अलग है। पर ये विट्स अलग से हैं कि नहीं नहीं, मेरे को घर पे सास ने मना किया ये ही खाओ जो हम खिला रहे, घी ज़्यादा खाओ। उनको मतलब जो पुराने तरीके ठीक है, लेकिन हाँ उसके साथ साथ लेकिन जो उनके साथ तब उस जमाने में या उस टाइम की हम बात करें तो हरी सब्जियां वगैरह घर में बहुत मौजूद अच्छे से होती थी, गुड़ चना ये सारी चीजें दी जाती थी। पर अब जो हमारा डाइटरी जो हैबिट है वो चेंज हो गया है, उसके चेंज के साथ हमें न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि हमें एडिशन में कुछ ना कुछ न्यूट्रिटिव थिंग्स लेनी ही है। तो इसलिए और फिर टीनेज की जब बात करते हैं, अभी बच्चों को हमें बहुत एजुकेट करना ज़रूरी है कि खाना घर का बना साफ स्वस्थ खाना खाया जाए। राइट। ये एक बहुत ज़रूरी है। और जहाँ न्यूक्लियर फैमिली की मैडम ने बात करी, न्यूक्लियर फैमिली में जब बच्चे की देखभाल करने के लिए उस टाइम घर पे कोई नहीं है तो हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जॉइंट फैमिली का एक बहुत ही रोल आता है, जहाँ पे माँ दादी बुआ चाची मामा मामी सब होते हैं जो कि बच्चे को ध्यान रखते हैं और उनको मतलब कुछ ना कुछ उनको मिलता ही है जिससे कि ट्रीटमेंट होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हम जो देते हैं मिनिस्ट्री से भी हमें उनको आयरन कैल्शियम की टैबलेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। नहीं वो ले पाते हैं तो उनको ओवर द काउंटर फ्री अवेलेबल हैं टैबलेट्स, जो कि इतनी भी ज़्यादा महंगी नहीं है, वो ले सकते हैं उनको। प्रेगनेंसी के बाद फिर पीरियड आता है पोस्टमार्टम पीरियड, जो कि बच्चे को माँ जब बच्चे को मैं आपको ये बीच में रोकना चाहूँगी, कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, आप अपना नाम बताइए। जी शुक्रिया, मेरा नाम उमेश है जी। जी उमेश जी, हम बोल रहे हैं बिहार से। बिहार से बोल रहे हैं? बिहार खगड़िया से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर मैम से कि मेरी पत्नी के 2 ऑपरेशन हुए हैं, दोनों बच्चे जो हुए तो वो ऑपरेशन से हुए। ओके। सिजेरियन बेबी हैं दोनों। जी। और फिर तीसरा ऑपरेशन जो हुआ वो हुआ पथरी का। अच्छा। पित्त में पथरी थी, उसका ऑपरेशन हुआ, तो उसकी वजह से तो ऐसा नहीं है कि कमर के नीचे जो है दर्द रहता है हमेशा, वो बैठने उठने में भी प्रॉब्लम होती है। ओके। ऐसा कुछ है क्या, या फिर इसके लिए कुछ और दवाई है? डॉक्टर पुरी आप क्या कहेंगे? जो ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी के 2 ऑपरेशन हुए और एक और ऑपरेशन भी हुआ है और कमर के नीचे के हिस्से में दर्द रहता है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जो कॉमन कारण जो हम देखते हैं वो ये होता है कि कैल्शियम की कमी, क्योंकि कैल्शियम अगर जब बच्चा पेट में होता है और जब बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं उस टाइम पे अगर एडिक्वेट कैल्शियम ना लिया जाए तो उसके कारण। दूसरा एक लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो भी एक कारण हो सकता है कि हमारा पोस्चर या हम ठीक से नहीं सीधे चलते, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और ये तो कॉमन जो हमारे कारण है, पर कई और भी कारण होते हैं, जैसे थोड़ा बच्चेदानी का डिगाव हो या जो जनरल जो या कोई इन्फेक्शन हो अंदर, तो एक बार आई थिंक डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। इन द मीन वाइल अपना जो खान पान है, जैसे वो कैल्शियम इंटेक बढ़ाएं अपना, दूध वगैरह लेके, और थोड़ा बैक की एक्सरसाइजेस किसी से भी बात करके और करें। पर एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो एक बार देख लें और कारण को जान लें। तो उमेश जी, जैसा कि डॉक्टर पुरी ने आपको बताया कि आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लें, और एक्सरसाइजेज और ये सब तो आप घर पर ही कर सकते हैं, और अगर किसी तरह की कोई सप्लीमेंट या कोई डेफिशिएंसी है तो वो आपकी डॉक्टरी सलाह पर ही आपको पता लग सकता है। डॉक्टर कामिनी, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं एनीमिया के बारे में, तो डॉक्टर राजेश ने बताया कि अभी भी लोग थोड़ा सा हिचकते हैं कि नहीं दवाई नहीं लेनी है, जो भी मिथ्स हैं। तो अगर दवाई नहीं लेनी है तो क्या आयुर्वेदा के पास इसका कोई ऑल्टरनेट घर का कोई नुस्खा अगर हम बात करें, क्या वो है? हाँ, घरेलू नुस्खे तो होते ही हैं, बट लेकिन कितना खून कम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6 ग्राम 7 ग्राम है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप घरेलू इलाज से बढ़ाइए। पहले तो उनको ब्लड लेवल देखना पड़ेगा कि कितना कम है उनको ब्लड, है ना। नॉर्मल लेवल जो है उसे 10 ग्राम है, 8 9 7 6 कितना कम है। और दूसरा कारण ये होता है कि क्यों कम हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो कि कोई भी चीज़ की कमी क्यों होगी शरीर में, या तो वो शरीर बना नहीं पा रहा है, या तो उसके शरीर से खर्च ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना।
कि बना नहीं रहा, मतलब कि लीवर में कहीं प्रॉब्लम है, डाइजेशन में कोई इश्यूज हैं, कुछ है, तो जो वो डाइट ले रही है उसको कन्वर्ट नहीं हो रहा है कि उसका ब्लड नहीं बन रहा है। दूसरा कि कहीं उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है ब्लीडिंग से रिलेटेड। मिनाक से लेके मिनोपोज तक अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मिनाक वाली जो एज ग्रुप है उसमें जो लड़कियों को ब्लीडिंग होती है, कई बार की कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है 20 दिन तक, 21 दिन तक, उस वजह से भी खून कम हो जाता है। तो हमें वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि एनोवुलेटरी ब्लीडिंग है तो उसको ठीक करेंगे, तब जाके ब्लीडिंग प्रॉब्लम ठीक होगी, तो फिर उसको खून खर्च होना ही कम हो जाएगा। तो फिर बाद में हम जो मेडिसिन देंगे वो उसका इफेक्ट आएगा। उसके बाद की अगर एज ग्रुप की हम बात करते हैं तो कई बार फीमेल्स को अबॉर्शन हुआ होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन अगर है मिडिल एज ग्रुप का, तो उस वजह से अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो पहले उसको हम ठीक करेंगे, क्यूरेट करेंगे, जो भी उसकी ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद ही ट्रीटमेंट करेंगे। फिर आता है 30+ में तो सो मेनी टाइम्स की यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, ग्रोथ डिसऑर्डर से उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको खून की कमी हो रही है, तो उसको हम ठीक करेंगे। पेरीमेनोपोजल, मेनोपोज से पहले अगर कुछ ऐसा पीरियड्स प्रॉब्लम होती है तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, मतलब इन शॉर्ट के ये सारे ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स अगर फीमेल को है तो पहले वो करेक्ट करना चाहिए, फिर हम उसको मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा घरेलू इलाज की बात करते हैं तो अगर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, घरेलू इलाज की हम अभी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम जूही है। जी ज्योति जी, आप अपना सवाल पूछिए। और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहती हूँ कि आजकल एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम चल रही है फीमेल्स में, पीसीओएस है और पीसीओडी जी, है ना, और इसको मतलब कैसे क्योर किया जाए, क्या डाइट से, एक्सरसाइज से क्योर किया जा सकता है? और साथ ही एक और चीज है कि फीमेल्स में स्कैंटी पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है या ओवरफ्लो प्रॉब्लम होती है, उनकी पीरियड साइकिल ठीक नहीं होती है, तो इसके लिए क्या किया जाए? ओके डॉक्टर राजेश, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? एक तो पीसीओडीज की प्रॉब्लम, पीसीओडी की आप बात कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण होता है। ओके तो टीनेज ग्रुप से ही हम इसकी बात शुरुआत करें। टीनेज में जो हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल जो है चेंज हो गई है, पहले भी पीसीओडी था पर अभी हम अगर देखें तो थोड़ा बढ़ गया है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हमारी चेंज होगी, बच्चे रात में देर तक सो रहे हैं, खाना उनका बिल्कुल बदल गया है, हैबिट्स चेंज हो गई हैं, तो उससे थोड़ा सा ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। तो हुआ तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जो हार्मोन एक बॉडी में प्रॉपर तरीके से हमारा ब्रेन से कंट्रोल होकर ओवरी तक जा रहा है, वो डिस्टर्ब हो गया है। तो फिर हमारी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होती है। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस में कुछ लोगों को स्कैंटी पीरियड हो जाते हैं या किसी किसी को हैवी ब्लीडिंग भी होती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए पीसीओएस का ऐसे कोई कहे कि मुझे एक टैबलेट लिख दो डॉक्टर की मेरा पीसीओएस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए हम सबसे पहले उनको यही कहना शुरू करते हैं कि पहले अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो। तो जैसे कि जो हैबिट्स है कि एक्सरसाइज उसमें ऐड करना है, हैबिट्स को चेंज करना है, अपने खान पान को, रहन सहन को चेंज करना है, फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है, वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो वेट लॉस करना है आपको। और उनके साथ में हम कुछ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा समस्या है तो हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं। अदरवाइज नॉन हार्मोनल टैबलेट्स भी इनके लिए अवेलेबल हैं, जो कि पीरियड्स को रेगुलर भी कर देती है। किसी को है कि नहीं मुझे अपनी पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर चाहिए अभी, तो उसके लिए हार्मोनल थेरेपी अवेलेबल है। और अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पर आपको पहले एक बार जाके प्रॉपर डॉक्टर से मिलना जरूरी है, क्योंकि आपका बॉडी शेप, साइज वगैरह सब कुछ हमें देखना पड़ता है। अदर सिम्टम्स जो है पीसीओएस के वो भी हमें देखने होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो मेरा इनसे यही सुझाव है कि एक बार किसी भी आसपास में जो भी इनके डॉक्टर हैं उनसे एक बार फैमिली डॉक्टर से भी मिलने जाके, तो वो भी इनकी हेल्प कर सकते हैं उसमें। डॉक्टर पद्मिनी जी, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है पीसीओएस में, इन्होंने ठीक कहा कि आजकल कॉमन है, तो हमें समझना चाहिए कि इट इज़ बिल्कुल डायरेक्टली इसका लिंक है आपके लाइफस्टाइल से। सो हम ये मान के चलें कि जिन पीसीओएस का जेनेटिक बहुत सारे लोगों में होता है, पर ये दिखता तब है जब आपका वजन बढ़ता है। अच्छा, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जो यंग गर्ल्स हैं
और यंग गर्ल्स हों चाहे यंग बॉयज़ हों, उनको हम क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता तो इसलिए उनको PCOS नहीं मैनिफेस्ट होता, तो मैं ये नहीं कहती कि यंग गर्ल्स को ही फिट रहना चाहिए, पर सबको ही रहना चाहिए। पर यंग गर्ल्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है, यंग गर्ल्स, यंग वुमेन, हम लोग को सबको अपना वजन नॉर्मल रखना चाहिए। मतलब मैं जानती हूँ कि थोड़ा मुश्किल है, पर ये फैमिलियल मतलब पूरी फैमिली को पार्टिसिपेट करना होता है इसमें। हम ये नहीं कह सकते कि केवल जो फैमिली की गर्ल्स हैं और जो महिलाएं हैं उन्हीं का वजन ठीक होना चाहिए। तो बेसिकली मेरे को ऐसे लगता है कि फैमिली का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो सारी फैमिली का खान पान ठीक होना चाहिए, सारी फैमिली का एक्सरसाइज वाला जो सिस्टम ठीक होना चाहिए, तो बहुत सारी बीमारियां हमें वैसे ही नहीं पास आएंगी। PCOS हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज़ हुआ, इन सब से हम बच सकते हैं प्रोवाइडेड अगर हम लाइफस्टाइल अच्छा रखें। डॉक्टर पद्मिनी, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स, अभी कुछ स्कीम्स के बारे में आपने, इनिशिएटिव्स के बारे में बात की। एक है आयुष्मान भारत जी, मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आयुष्मान भारत जो है 2018 में भारत सरकार की तरफ से एक बहुत सोच समझ के बनाई हुई एक बहुत ही अच्छी एक स्कीम है जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं और इसका जो पर्पस है वो ये है कि जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नियर द कम्युनिटी, हमारे घर के पास, हमारे गाँव के बगल में ये सारी सुविधाएं पहुँचें। अब इसमें एक चीज़ है, जनरली क्या होता है कि माँ और बच्चे से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उनका गांव तक पेनिट्रेशन है, वहाँ तक ये सर्विसेज पहुँची हुई हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि गाँव में ब्लड प्रेशर नहीं होगा या कस्बों में किसी को डायबिटीज़ नहीं होगी या कैंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शहरों में है, गाँव में भी है, लेकिन अभी तक इन चीज़ों के ऊपर ये जो हमारे गाँव के या कस्बों के छोटे सिटीज़ के जो लोग होते थे उनको उठ करके एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या बड़ी फैसिलिटी के लेवल तक आना पड़ता था। तो सरकार की ये पहल थी कि इसमें जो हमारे भारत के जो 1.5 लाख उपकेंद्र जिन्हें सब सेंटर बोलते हैं उनको कन्वर्ट किया गया है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। ये इसका पार्ट 1 है। अब ये जो आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक कंप्लीट, संपूर्ण पैकेज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें आपकी न सिर्फ माँ और बच्चा से रिलेटेड सुविधाएं हैं बल्कि इसमें आपके कम्युनिकेबल जैसे TB हो गया, लेप्रेसी हो गया, आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गए जो लॉन्ग टर्म की, जैसे मैडम बता रहे थे, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग है, इसके अलावा काउंसलिंग हो गई, मेंटल हेल्थ जिसका अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, ठीक है, और इसके अलावा जो जीरियाट्रिक सर्विसेज हैं जो हमारी वृद्धावस्था में की पॉपुलेशन है उसको भी हम इसमें कवर करते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो तो होती ही हैं। सो ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज ऑफ सर्विसेज कम्युनिटी के पास पहुंचेगा। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि न सिर्फ ट्रीटमेंट होगा बल्कि जो हम प्रोग्राम के शुरुआत में एक बात कर रहे थे कि हेल्थ का प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, ठीक है, एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ये इसका बेसिस है कि हम स्क्रीनिंग करेंगे, लोगों को ये पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, काउंसलिंग करेंगे कि बीमारी से कैसे बचना है। जो स्क्रीनिंग में पकड़ में आए या जिनको लगा कि बीमारी हो सकती है उनको अप्रोप्रिएट रेफरल देंगे, जिनका इलाज वहीं हो सकता है वहाँ करेंगे। इसके अलावा पैलिएटिव केयर है, फिजियोथेरेपी है, योगा है जो कि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में मिलती है। अब इसमें एक अचीवमेंट जो हमारा है कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में से आज की डेट में हमारे करीबन 1.17 लाख सब सेंटर्स को हमने सक्सेसफुली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट किया है। ये एक पार्ट हो गया। जो दूसरा पार्ट है दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जी। इसका जो टारगेट है करीबन इस समय इसके 10 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशियरी पूरे कंट्री में, पूरे भारत में हैं। इसमें हर एक फैमिली जो कि क्राइटेरिया मीट करती है उसको 5 लाख रुपए का एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो फैमिली एंटाइटल्ड है आफ्टर मीटिंग वो जो हमारे क्राइटेरियाज हैं। सो ये हमारी आयुष्मान भारत स्कीम है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ सर्विसेज नियर द कम्युनिटी। तो इसमें मैं थोड़ा ऐड करना, जस्ट थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि आयुर्वेद की बात जब हम करते हैं कि आयुर्वेद का एम क्या है, क्यों ये आयुर्वेद बताया गया है, तो उसमें सबसे पहला एम यही बताया कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमन। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का सबसे पहला एम है। उसके बाद आती है कि बीमार की चिकित्सा। तो आयुर्वेद हमेशा से प्रमोट ये करता है कि स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। जो अब सरकार ने इस इनिशिएटिव को लिया है वो जो मैडम बता रही है। राइट, एक कॉलर है हमारे साथ बात कर रहे। हेलो
हेलो हेलो हेलो जी मैम, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका नाम? मैम, मेरा नाम साक्षी है। जी साक्षी जी। जी, मैं 25 इयर्स की हूँ मैम। मेरा सवाल अभी डॉक्टर राजेश से था। जी। अभी डॉक्टर राजेश जी ने बताया कि अभी हमें ना अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, जिससे कि हमें हार्मोनल्स अपने मैनेज कर पाएँ, तो हमें ना कुछ एक्सरसाइज रखनी चाहिए, रूटीन में सही रहना चाहिए। तो वो क्या है, उसका कुछ टिप्स डालना चाहूँगी। तो बेसिकली आप एक्सरसाइजेस के बारे में जानना चाहते हैं? जी जी जी, कुछ हेल्दी हैबिट्स जैसे कि बताया कि कुछ रूटीन में रहना चाहिए जिससे कि इंसान आगे हेल्दी रहे और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ना हो। तो वही मैं जानना चाहूँगी मैम से, प्लस आयुर्वेदा की साइड से कि क्या क्या हो सकता है जो हम लोग डेली रूटीन में अपना फॉलो कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश ये जानना चाहती हैं, सबसे पहले तो मैं इस पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये पता कैसे चले कि हमारी बॉडी में कोई हार्मोनल्स की प्रॉब्लम हो रही है? और जब हमारी बॉडी जैसे जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं टीनेज ग्रुप में ही, तो पहले 2-3 साल तो थोड़ा इरेगुलर साइकिल्स होती हैं। उसमें हम उनकी मदर्स को भी, बच्चों को भी समझा देते हैं कि अभी वरी करने की जरूरत नहीं है। बट आफ्टर दैट पीरियड इफ देयर आर साइकिल्स आर इरेगुलर, हैवी पीरियड या स्कैंटी पीरियड एंड वेट गेन और चेहरे पे बालों का आना, आवाज़ में बदलाव आना, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाना चेहरे पे, बैक पे, चेस्ट पे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर में बदलाव आते हैं जिनसे हमें और साथ में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस जो हो रहा है, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो इसके लिए जब भी हम डॉक्टर से मिलते हैं तो सबसे पहले वो आपको बताएंगे कि कुछ कसरत कीजिए। कसरत में कोई हैवी ऐसा कुछ नहीं करना है, आप साइकिलिंग कर सकती हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकती हैं, जैसे पीटी करते हैं वैसे कसरत कर सकती हैं। और अगर आपको योगा कर सकते हैं, योगा अगर मेडिटेशन है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके सहारे से हम लोग अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। तो कोई ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, इसमें अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड करने की तो ऐसे कोई हैवी एक्सरसाइज हम करने के लिए कहते ही नहीं है कि वेट लिफ्टिंग तो करने के लिए हम उनको कह नहीं रहे हैं कि आप वेट लिफ्ट कीजिए, क्योंकि उस पे उनके बैक पे, क्योंकि इस टाइम में विटामिन डी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उनको हमेशा हम स्टेप वाइज जाने के लिए कहते हैं। ये नहीं कहते कि पहले दिन ही आप 1 घंटा कसरत कर लें, पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट। अगर उनको दौड़ भी लगानी है, ब्रिस्क वॉक भी करना है, तो 10 मिनट से शुरू करें, फिर 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें। साइकिलिंग करनी है तो वो भी ऐसे ही करें। जो कुछ योगा आसन है अगर करना चाहें वो तो किसी भी प्रशिक्षक जो भी केंद्र है वहाँ से सीख के ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। तो इससे थोड़ा जैसे जैसे उनका वेट कम होना शुरू होगा, उनके अंदर अपने आप उनके जो हार्मोनल बैलेंस होना शुरू होगा, तो उनकी ये सारी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाए। साथ में डाइट का तो ध्यान रखना ही है उनको। एक चीज़ है जो बहुत ध्यान रखनी चाहिए, जो महिलाएं 40 प्लस के आसपास हो जाती हैं, अगर वो डिसाइड करें कि अब हमें एक्सरसाइज करनी है तो उनको काफ़ी ध्यान देना चाहिए। उनको शुरू में ही बहुत तेज़ी नहीं करनी चाहिए, जैसे ट्रेडमिल हुआ और वो सोचते हैं कि भागेंगे तेज, तो आपके जॉइंट्स वगैरह पे डैमेज हो सकता है क्योंकि आपका वजन ज़्यादा होता है। तो जैसे डॉक्टर राजेश ने कहा, तो जो भी चीज़ करनी है वो हमें स्लो करके बिल्डअप करनी है ताकि आपकी बॉडी थोड़ी रवां हो और उसके बाद आप करें। और जो बड़ी एज के लोग हैं उनको थोड़ा सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल सुपरविजन में, चाहे योगा हो चाहे कुछ हो, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सोच समझ के और उनको आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। जी, एक कॉलर है। हेलो हेलो जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आपका नाम? मेरा नाम पिंकी है। जी, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर देंगे प्लीज? क्या चीज? अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दीजिए प्लीज। कर दें? जी हाँ, अब अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरी बच्ची 11 साल की, उसको सफेद दाग हो गया कमर में 2 जगह 3 जगह। आप एक बार इलाज कैसे ठीक होगा? रोती रहती है। कितने साल की है? 11 साल। 11 साल की? जी जी, और वो रोती रहती है? जी। तो किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई बीमारी है जो आपको पता है? क्या चीज? किसी तरह की कोई परेशानी, कोई बीमारी जिसके बारे में आपको पता है? पहले अच्छी तरह एक बीमा घाव नहीं होता जो छापा में।
हाँ, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पा रही हूँ, एक बार आप थोड़ा सा दोबारा से बताएंगे क्या दिक्कत क्या है, वो क्यों रोती रहती है? जैसे वो सफेद दाग वो इसके कारण रोती रहती है। क्लियर समझ नहीं आ रहा। हेलो, फिर से एक बार सवाल हेलो? धीरे-धीरे। जी, आपका सवाल थोड़ा समझ जो नहीं आ सफेद दाग वो उसके कारण रोती रहती है। सफेद दाद, सफेद दाग हाँ। कैंडिडियासिस अच्छा हो रहा सफेद दाद हो रहे हैं उनको। है। दाग या दाद? दाद मतलब धब्बे जो होते हैं, या पानी जाता है नीचे से? या जी हाँ, आप चेहरे पे बात कर रही हैं या नीचे से पानी का निकलना, सफेद पानी का निकलना? पानी नहीं निकलता है, सफेद दाग से कत्ते नियर कमर के पास वाला। सफेद दाग। अच्छा सफेद दाद हो रहे हैं जिसके का, अच्छा Special ओके skin मैं समझ गई आपका जी, शुक्रिया। सफेद दाद की वजह से कैसे ठीक होगा, उपाय बतलाइए कुछ। जी बिल्कुल, सफ़ेद दाग हो गए हैं जो कि शरीर पे हो जाते हैं, फेस पे होते हैं, वाकई थोड़ा सा लगता है कि बाहर निकलने में थोड़ी सी Appearance हेजिटेशन wise। होती है। तो इसके इलाज की अगर हम बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम आयुर्वेदा का इसमें ट्रीटमेंट की बात, उसमें तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए उनको। बिना डॉक्टर्स को दिखाए तो ऐसे इलाज नहीं होता है कभी भी, है ना? ओके तो कौन से दाग है, क्या है, साथ में उसको खुजली है, कलर चेंज हुआ है, कितने एरिया में है, कितने बड़े पैचेस से छोटे हैं, क्या है वो पहले तो देखना पड़ेगा। जरूरी उसके बिना देखे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो उनको ये है सलाह कि Skin डॉक्टर को दिखा स्किन दें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसपास से के मिलें किसी सेंटर और पर चले जाएं उनको पहले। दिखाएं। नियरेस्ट जो भी आपके डॉक्टर हैं उनको एक बार दिखा दीजिए। तो ये अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो ये किसी तरह से कोई डेफिशिएंसी या कोई ऐसी दिक्कत है, या ये क्यों प्रॉब्लम होती है? अक्सर हम देखते हैं कि सफ़ेद दाग जैसे बॉडी पे या पूरे उस पे होते हैं, तो ये किस वजह से ये दिक्कतें आती हैं? सफ़ेद दाग होने के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। जिसमें कि आपने जैसे बोला डेफिशिएंसीज एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। इसके अलावा किसी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें इस तरह के सफ़ेद दाग हो सकते हैं, जो कि कहीं पर भी हो सकते हैं। इनफैक्ट जैसे अभी हम बात कर रहे थे और हम पूछना चाह रहे थे कि कोई गंदा पानी तो नहीं जा रहा, हाँ, वो भी एक इन्फेक्शन और उसके साथ एसोसिएटेड सफ़ेद दाग हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें कि इस तरह के पैचेस आ जाते हैं। इसीलिए इसका एक पूरा ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन कहीं फैल गया और उस स्टेज में पहुंच गया कि जहाँ पर इसका लंबा ट्रीटमेंट या जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान शरीर के किसी हिस्से को हो जाए, तो वो हम नहीं चाहते। इसलिए इनको एडवाइस यही है कि ये अपने जो भी नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाकर के दिखाएं, जो भी डॉक्टर हैं, और अगर ये आगे का रेफरल इनका स्किन स्पेशलिस्ट के लिए हो सकता है तो वो जाकर के वहाँ पर एक उनसे सलाह ले लें, परामर्श ले लें। बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें 30+ एज की, जैसे अभी हमने टीन एज की बात की, अनहेल्दी डाइट और ये सब चीज़ें, PCOS की हमने बात की, अगर हम बात करते हैं 30+ एज में, उसमें एक अलग तरह की दिक्कतें आने लग जाती हैं। जहाँ टीन एज में डाइट को लेके इतने कॉन्शियस नहीं होते, वहीं 30+ में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आ जाती है, फिर हम चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, ये नहीं खाना या इस पर्टिकुलर डाइटिशियन ने ये मना किया है। तो क्या उससे हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में क्या किसी तरह की कोई कमी होने के चांसेस होते हैं अपनी मर्जी से अगर हम डाइट फॉलो करते हैं तो? देखिए, ऐसे बहुत सारी डाइट्स अवेलेबल हैं, है ना। जब आप वर्क करना शुरू करते हैं, अचानक आपको 30, 35, 40 पे ऐसे लगता है कि नहीं मेरे को बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तो आप तरह तरह की डाइट्स फॉलो करते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि चाहे आप किसी भी तरह की डाइट फॉलो करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। स्मॉल मील्स लें और रेगुलर मील्स लें। राइट। तो अगर आप कोई भी तरह की ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जिसमें कोई, कभी ये कहते हैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओ, कभी कहते हैं प्रोटीन ज़्यादा खाओ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, और वो कोई लंबा भी नहीं चलता। तो जो भी आप इस तरह के सिस्टम्स करते हैं, वो सारे सिस्टम्स बाद में फेल हो जाते हैं और फिर आपका वजन दोबारा उतनी तेज़ी से बढ़ता है। Right. और डेफिशिएंसीज डेफिनेटली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी जो टेंडेंसी, आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जैसे कैल्शियम हुआ, तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो यू शुड नॉट प्ले। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए, 2 सीजनल फ्रूट्स आपको रोज खाने चाहिए, एक पोर्शन आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए, जैसे रोटी हुई, चावल हुआ, दही, और आपका पनीर होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए। एक मैम आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, कि मतलब 12 से लेकर 7 बजे तक ही खाना है, उसके पहले या उसके बाद में कुछ नहीं खाना।
तो ये कितना ठीक है? ये काफ़ी इसके लिए एविडेंस आ रहा है। ये उनके लिए ठीक है जिनका जैसे वो आपका फैट सेंट्रल ओबेसिटी हम बोलते हैं, पर आई पर्सनली फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रेगुलर काइंड ऑफ अ सिस्टम। अगर आप रेगुलर सिस्टम रखेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हैं। किसी भी तरह की अलग तरह की डाइटिंग जो है वो आपका ज़्यादा देर नहीं चलती। राइट, मतलब ये तो मान के चलिए डिसिप्लिन तो आपको लाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर डिसिप्लिन डिसिप्लिन इन ईटिंग एंड डिसिप्लिन इन योर लाइफस्टाइल आल्सो, क्योंकि अगर बहुत लंबा फास्टिंग होगा तो क्या होगा, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ही स्लो हो जाएगा, एनर्जी लो हो जाएगी, तो बीएमआर आपका स्लो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर आपका जो फैट है वो बर्न ही नहीं होगा, जो बॉडी में है वो एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं होगी, अल्टीमेटली आपका वेट ही पुट ऑन होगा। और जो बीच का टाइम है जो खाने का, अगर उसमें आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वैसे ही फिर वो वेस्ट फिर तो बराबर नहीं हुआ। बिल्कुल, फिर भूख लगी तो वो ज़्यादा खा लिया। तो ऐसा नहीं है, जो भी कुछ करिए आप थोड़ा नियमित रूप से और बैलेंस तरीके से करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर पद्मिनी, हम देखते हैं कि वही सेम बात की बिजी शेड्यूल की वजह से हम लोग अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से भी नहीं ले पाते हैं, स्पेशली लेडीज़ की जैसे हम बात कर रहे हैं। तो सुबह खाया नहीं खाया, लेट हुए निकल गए, ऑफिस में खा लेंगे, नहीं टाइम मिला नहीं खाया, स्किप कर देते हैं हम। तो वो मेल न्यूट्रिशंस की जो प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, तो बॉडी में डेफिशिएंसीज भी होने लग जाती हैं, तो वो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं मेल नरिशमेंट की, तो मेल नरिशमेंट किसी भी एज ग्रुप में हो, और चाहे वो महिला में हो या पुरुष में हो, और किसी भी एज ग्रुप में हो, वह खतरनाक तो है ही। और सिर्फ एक मेल नरिशमेंट नहीं होता है। मेल नरिशमेंट हम कैसे मेजर करते हैं? उसकी वेट कितना है, हाइट कितना है, वो कितना पतला या मोटा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़, मेल नरिशमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसमें हम देखते हैं, अनीमिया उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अनीमिया उसके साथ जनरली एसोसिएट हो जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन कम होना, जिसको हम अनीमिया कहते हैं। अब जब हम मेल नरिशमेंट का एक नया फॉर्म जो आजकल हम देख रहे हैं, ये एक्सट्रीम्स हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक हम कहते थे हमारे कंट्री में अंडर नरिशमेंट है, अभी हम ओवर नरिशमेंट भी देख रहे हैं। जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमारा खान पान, हमारा सारे सिडेंट्री लाइफस्टाइल जिसमें पूरा दिन हमारा बैठे हुए निकलता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो विच इज़ लीडिंग टू हमारा जो एक्सट्रीम हो गया, ओबेसिटी हो गई। जब हम अंडर नरिशमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे कंट्री में इस समय कंपेरेटिवली ज़्यादा है कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़, तो उसमें अगर हम किशोरावस्था की बात करते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप की, अगर उस समय मेल नरिश बॉडी होगी तो बॉडी का एक जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो डिले हो जाता है। जो लड़कियां होती हैं उन किशोर अवस्था में जो होती हैं, उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअस का नहीं आना या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी उनमें बहुत कॉमनली पाई जाती है। इसके अलावा ओवरऑल जो शरीर का विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो डिले हो जाता है, ग्रोथ स्टंटेड होती है। ऐसी लड़की जब अपने आगे चल के जब माँ बनती है तो ऑलरेडी उसके शरीर में डेफिशिएंसी है, माल नरिश्ड है, प्लस उसके चलते एनीमिया भी है, ठीक है। और उसके चलते जब वो ऐसी ही महिला जब आगे चल के कंसीव करती है, पहली चीज़ कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कम है तो इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहती है जी। उसके अलावा जब ये माँ बनती है तो जो अंदर बच्चा पल रहा होता है उसके ऊपर भी इसके प्रोफाउंड इफ़ेक्ट्स आते हैं। हम ये मान के चलते हैं, आजकल ये जो थ्योरी हम मानते हैं कि एडल्ट लाइफ में जितनी भी बीमारियां होती हैं, ज़्यादातर उनका जेनेसिस जब बच्चा पेट में होता है उसी समय होता है। अगर माँ स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चे के ऊपर उसके नेगेटिव विपरीत असर उस पर ज़रूर आएगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर आएंगे। तो बच्चे की भी टेंडेंसी एक माल नरिशमेंट की हो सकती है। बच्चे को का जो विकास होता है माँ के पेट के अंदर वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसको हम IUGR कहते हैं। इसके अलावा ऐसी महिला अगर ये कंडीशन सुधारी नहीं गई, टाइम रहते इसका हमने इलाज नहीं किया या इसको तवज्जो नहीं दिया, तो ऐसे केस में प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस भी इस महिला में होने के पूरे चांसेस हैं। जैसे कि उसका जल्दी बच्चों का दर्द आ सकता है, या पानी छूट सकता है, या इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन होती है ऐसी महिला। और एनीमिया एक सुपर इम्पोज्ड इसकी कॉम्प्लिकेशन है ही। तो अगर मैं किशोरावस्था से लेकर के उसकी प्रेगनेंसी तक का सफ़र की बात करूं, माँ और बच्चे दोनों की ही सेहत पे असर इसका आता है। आगे जाते हैं जब हम, तो ये जो माल नरिशमेंट है उसका ना सिर्फ
फिज़िकल डेवलपमेंट बल्कि मेंटल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी पे भी असर आता है। बहुत तरह के मानसिक विकार उसमें पैदा हो सकते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस चीज़ का असर बॉडी की फंक्शनिंग, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है, हार्ट है, सब चीज़ों पे, किडनी है, सब चीज़ों पे धीरे धीरे आने लगता है। तो माल नरिशमेंट इज़ समथिंग जिसको कि हमको टाइम रहते उसके लिए उसको सुधारने पर हमें पूरा ध्यान देना है। और उसके साथ जो एसोसिएटेड उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है, खास करके महिलाओं में, खास करके छोटे बच्चों में। ज़्यादा वजन जो है वो सबको ये भी समझना चाहिए कि ये कैंसर्स को भी प्रीडिस्पोज करता है। जी बिल्कुल। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, यूट्राइन कैंसर हुआ, तो वजन तो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। राइट, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। राइट। अक्सर हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी की भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डॉक्टर राजेश, तो उसका रीजंस जो अगर हम कहें तो वो क्या शुरू से अगर हम बात करें टीन एज, यंगर एज से ही ये प्रॉब्लम डेवलप होनी शुरू हो जाती है या इसके और भी कोई रीजंस हो सकते हैं? देखिए, इनफर्टिलिटी के एज सच तो बहुत सारे कारण हैं, पर अब हम जब बात कर रहे हैं कि मोस्ट कॉमन जो एक टीनेज में या रिप्रोडक्टिव एज में अगर देखें जो कंप्लेन होती है पीसीओएस की होती है। ओके, हाँ जी। एक तो ये लेट मैरिज के हिसाब से जो हमारा फर्टाइल पीरियड है वो भी हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। तो इनफर्टिलिटी को एज सच हम ये नहीं कह सकते कि इनफर्टिलिटी एक ही जगह पर सीमित है। इनफर्टिलिटी के मल्टीपल फैक्टर हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं, कुछ एज लेट मैरिज हैं, कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जैसे पीसीओएस है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर, मेल फैक्टर एंड फीमेल फैक्टर बोथ देखे जाते हैं इनफर्टिलिटी में। तो अगर हम वुमेन्स की ही बात करते हैं अगर, तो इसमें क्या फैक्टर्स, अगर हम सिर्फ स्पेशली अगर औरतों की बात करते तो उसमें क्या रीजंस आप समझते हैं कि होने चाहिए या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब अभी इस समय में ज़्यादातर जो हमारे पास इनफर्टाइल कपल आते हैं, अगर उनमें फीमेल फैक्टर देखें, पहले ट्यूबरक्लोसिस बहुत हाई था, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस और ये सारे, पर अब जो महिलाएं आ रही हैं उनमें या तो लेट एज मैरिज होता है या दूसरा कारण होता है पीसीओएस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ओके, एंड ओव्यूलेटरी साइकिल्स, कि अंडा ही नहीं बन रहा है उनका, तो वो फिर कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो उनके लिए फिर हमें पहले, जैसे हमने पहले ही बात कर चुके हैं, मैम ने भी बताया है कि उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ फिर हम उनका पहले थोड़ा वजन कम करना, उनकी साइकिल्स रेगुलर करना, साइकिल्स रेगुलर करने के साथ हम उनको फिर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि आते ही उनको सीधे हम कहेंगे कि नहीं चलो आपको हम ट्रीटमेंट, पर वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। इसलिए डॉक्टर कामिनी को ना थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल देके, जो आयुर्वेद में एक एग्जांपल हम लोग दिया हुआ है, हमारे क्लासिक्स में ही दिया है कि एक आपने पौधा लगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक साफ सुथरी जमीन चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, सीजन चाहिए, पानी बारिश चाहिए, ठीक है ना? वैसे ही जो जमीन मतलब कि पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी होना चाहिए। जैसे हम जमीन पहले साफ करते हैं, उसमें से पत्थर कंकड़ निकालते हैं, तो वैसे ही सिस्टम में कहीं इन्फेक्शन होना, कहीं ग्रोथ होना, कुछ होना, ये सारे फैक्टर्स पूरे जो है वो देख लिया जाता है। फिर क्षेत्र, ऋतु क्षेत्र मतलब यूट्रस स्पेसिफिकली उसको देखा जाता है कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बीज यानी जैसे मैडम ने बोला कि ओवेरियन फैक्टर्स जैसे होते हैं कि कहीं बीज में कोई प्रॉब्लम है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो वो भी क्षेत्र में ही आता है। और एक सीजन जो फर्टाइल पीरियड जो होता है वो कई बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इस पीरियड में हमें हस्बैंड वाइफ को साथ में रहना है। हस्बैंड कहीं जॉब करता है, वाइफ कहीं जॉब करती है, वो उस पीरियड में साथ में ही नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है। तो फर्टाइल पीरियड के भी उसको एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं कि ऐसे। दूसरा कि सीजन जो हम बोलते हैं कि, तो वो न्यूट्रिशन की बात आ गई, जैसे मैडम ने बोला कि न्यूट्रिशन जरूरी है। न्यूट्रिशन तो पे ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो भी हमने इस टाइम पे बात की, तो उसमें सबसे पहले देखते ये आ रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें, और मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें पता तो है लेकिन हम शायद नहीं करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक डाइट है जो आप गाइड करना चाहते हैं स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए, कि जो उनकी डाइट में वो चीज़ें होनी ही चाहिए? हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद तो बहुत स्पेसिफिक डाइटरी रेजिम बताता है। सबसे पहला उन्होंने बोला कि डेली डाइटरी रेजिम, दूसरा बोला सीजनल डाइटरी रेजिम फॉर एवरीवन, नॉट फॉर ओनली फीमेल, कि जैसे सीजन चेंज होता है तो डाइटरी रेजिम चेंज होना चाहिए जी। वैसा ही फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली बोला है रजस्वला, मतलब कि ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज उसका डाइटरी पैटर्न थोड़ा सा चेंज बताया कि जब ब्लीडिंग फेज है तो उस समय उसको जौ है, दलिया है, ऐसी चीज़ों का सेवन जो उसको ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज करना चाहिए।
बाद में उन्होंने फर्टाइल पीरियड, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, फर्टाइल पीरियड में क्या लेना है वो बोला है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मंथ वाइज रेजिम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बताया। जैसे मैडम बता रही थी अभी कि माता का जो डाइट है उसकी वजह से बेबी में डिफेक्ट आ सकता है, तो मंथ वाइज जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मंथ वाइज डाइट जो है में डिफरेंट बताई है। और पोस्टनेटल डिलीवरी के बाद जो डाइटरी रेजिम जो है वो अलग फॉलो करना है, वो हर एक फेज के हिसाब से अलग अलग डाइटरी रेजिम। तो जो भी है, जो भी चीज़ें करे, अपने किसी डाइटिशियन या किसी अपने डॉक्टर के कंसल्ट से ही कोई भी चीज़ को फॉलो करे। और दूसरा फैक्टर ये भी हम लोग देखते हैं कि प्रकृति देखते हैं कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उसमें कि आपकी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, वो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली हम कस्टमाइज्ड डाइट वो बताते उसके साथ कस्टमाइज, बिल्कुल ठीक। कह सकते हैं कि संपूर्ण आहार, जैसे एक प्रेग्नेंट फीमेल आती है ना, उन्हें हिंदी में समझाना यही समझाते हैं, अंडा, दूध, दही, पनीर, दालें, चना, सोया, मूंगफली। बिल्कुल, एक भी चीज बोलती हुई ये नहीं बोला था। और फ्रीक्वेंट मील्स। टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास, तो मैं चाहूँगी एक छोटा छोटा मैसेज, बहुत ही छोटा छोटा मैसेज आप हमारे वुमेन्स को क्या देना चाहती हैं सो दैट वो एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सके। तो सबसे पहले डॉक्टर पुरी आप क्या कहेंगी? मैं तो ये बोलूँगी कि आप अपनी सेहत के खुद जिम्मेवार हैं। और मैं तो सबको ये कहती हूँ कि जब नई कार होती है तो उसको हम जैसे मर्जी चलाएं, पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो सारा सिस्टम जो है उसका जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे, ये नहीं कि जब बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाइए, आपको अपना प्रिवेंशन वाला पार्ट भी देखना चाहिए कि आप रेगुलर चेकअप्स कराइए कैंसर के लिए, और अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए, आप अपना शुगर बराबर चेक कराते रहिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको अपना ध्यान और ज़्यादा रखना चाहिए। डॉक्टर पद्मिनी, मैं इधर ये बोलना चाहूँगी कि मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर इसके साथ एक महिला के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरे परिवार की है, सबसे ज़्यादा उसके पति की है। तो महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उसमें परिवार का एक योगदान बहुत बहुत अहम भूमिका है उसकी। तो अपने अपने घरों में अपनी अपनी घर की महिलाओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमको, ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ वुमेन इन योर फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहूँगी, स्वस्थ महिला, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ देश। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा मैसेज डॉक्टर कामिनी, बहुत अच्छे मैसेज सबने दे दिए। एक और मैसेज है कि गट ब्रेन रिलेशन होता है कि आप हमेशा खुश रहिए, कैसी भी परिस्थिति है, आपका मन सही है तो आपका पेट सही है, पेट सही है तो आप जो भी लेंगे डाइट वो आपको न्यूट्रिशन देगा ही देगा। जी, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्पेशली ऑन वुमेन की हेल्थ के ऊपर आप लोगों ने हमारे साथ मुहैया कराई, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नाजरीन आपको आज की ये पेशकश बेहद पसंद आई होगी, और आपकी भी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। आप चाहें तो अपने सवाल भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और जुड़ भी रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप उसे जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।